बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली, और तुम्हारे रहते मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ है मानो। नमस्कार, मैं अनुराग दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं संवाद कोलकाता के इस खास प्रोग्राम जिद कहानी जिंदगी की में। आज के हमारे खास मेहमान है अमरराज सक्सेना। Everyone, let's rock with your anchor, अमरराज सक्सेना। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कोई भी इंसान अगर कुछ चाहता है तो ऐसी कोई जिद नहीं जिसे वो हासिल नहीं कर सके। मेरा मानना है, जैसा कि हम सबने बचपन से ही ये पढ़ा है, हम सबने अपने गुरुओं से ये सीखा है कि अगर आप सोच सकते हैं तो आप वो कर सकते हैं। पूरा बिहार में हम जहाँ भी रैली किया हूँ, पूरे बिहार में अमरराज सक्सेना बबुआ जी हमारे साथ मौजूद। मंसूर जी, देखिए मंसूर जी, क्या है कि आज इस मैदान में सबके सामने आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मीना सिर्फ हमारी है, और जब से हमने मीना को देखा है भाई साहब, मीना जो है वो हमारी बहुत अच्छी लगती है। और बाबू भैया चबाता हूँ पान, खाता हूँ लिट्टे, लोग मुझे प्यार से कहते हैं सुन। अगर किसी ने भी पान खाकर धरती पे धोखा तो मैं उसको जान ले लूंगा कभी धरती मेरे बाबू राव चलो, ये साला मेरे को भी पता उसका शादी हो रहा है बाबा ये, लेकिन अपन साला बाटली मारेगा। ये बाटली ला जो कि बहुत ही प्रचलित एंकर है, जिन्होंने डीडी बिहार के टैलेंट ऑफ बिहार का टैग हासिल किया है और साथ ही साथ दर्शकों का दिल जीता है ऑस्कर मूवीज के रियलिटी शो डांस का तड़का में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमरराज सक्सेना। तो चलिए स्वागत करते हैं अमरराज सक्सेना जी का। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया संवाद कोलकाता का, जिन्होंने आज मुझे खास मेहमान बनाया है इस शो का, जिसका नाम है जिद कहानी जिंदगी की। इसमें आपने मुझे यह स्थान दिया है, इसके लिए सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए बस इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि आप हमारे मेंटर भी रह चुके हैं। क्या बात। तो चार पंक्तियाँ पहले सर आपके लिए कि जैसे तपते इंसान को छाँव मिल गए, थके हुए शरीर को जैसे आराम मिल गए, और आज आप हमसे मिले हैं इस तरह से, ऐसा लग रहा है जैसे शबरी को उसके श्री राम मिल गए। क्या बात है, इट्स योर ग्रेटनेस यार, मतलब सीरियसली आई एम स्पीचलेस हियर। मैं यहाँ पे आपसे इंटरव्यू लेने के लिए बैठा था, यहाँ पे मैं चाहता था कि आप बहुत सारी चीज़ें बताएं। मैं आपको चाहता हूँ कि एज ए सेलिब्रिटी, नो डाउट आप सेलिब्रिटी हो भी, हमारे सामने भी वो सेलिब्रिटी वाले स्टाइल में रहो। थैंक यू सो मच। अब सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहला सवाल आपसे कि आप एक एक्टर हो, नो डाउट एंकर हो, सिंगर भी हो, और अगर सही मायने में देखा जाए तो आप एक बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट हो, डबिंग आर्टिस्ट हो, मतलब इतना कुछ, इतना सारा टैलेंट एक अकेले अमरराज सक्सेना में कैसे? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों का अभिनंदन करना चाहूँगा संवाद कोलकाता के इस शो से, इतना कहते हुए कि जैसे रात को आसमान में नजर आते हैं सितारे, जैसे रात को आसमान में नजर आते हैं सितारे, आपके यहाँ आने से हमारे वारे हो गए न्यारे, और आप सभी आज शो को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे सुदामा के घर पे इतने सारे श्री कृष्ण पधारे। क्या बात है, बहुत अभिनंदन है सभी दर्शकों का, क्योंकि उनकी वजह से कोई एक इंसान सेलिब्रिटी बनता है या अपने ज़िंदगी में ऊंचाइयों को छूता है। अगर वो नहीं चाहेंगे तो कुछ भी संभव नहीं है। आपने जो सवाल किया, ये एक इंसान में कैसे हो सकता है? Exactly. मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कोई भी इंसान अगर कुछ चाहता है तो ऐसी कोई ज़िद नहीं जिसे वो हासिल ना कर सके। क्या बात है। तो मैंने भी बस अपने आप में चाहा, और मुझे लगा कि मैं हमेशा कुछ नया करूं और अपने आप को थोड़ा और बढ़ाऊं, अपना दायरा थोड़ा सा बड़ा करूं, और शायद इसमें मुझे पूरी तरह से सफलता नहीं मिली है, लेकिन जितनी भी सफलता मिली है इस लायक तो मुझे आपने समझा कि इस शो के सोफे पर मुझे बिठाया। क्या बात है, बहुत खूब। अगला सवाल आपसे है, क्या आपने कभी सोचा था कि आप इतने पॉपुलर हो पाएंगे? नो डाउट आपकी प्रसिद्धि आपके एक गाने से बहुत बड़ी थी, वो गाना था हम बिहारी सब पे भारी। क्या आपने सोचा था वो इतना अधिक वायरल हो जाएगा?
सबसे पहले बात करते हैं कि आपने कभी सोचा था कि आप पॉपुलर हो पाएंगे या नहीं। मेरा मानना है, जैसा कि हम सब ने बचपन से ही ये पढ़ा है, हम सब ने अपने गुरुओं से ये सीखा है कि अगर आप सोच सकते हैं तो आप वो कर सकते हैं। Exactly. और शायद मेरे अंदर वो जुनून रहा कि मैंने ये सोचा कि हाँ, मैं अपने आप को प्रूफ कर सकूंगा, क्योंकि पढ़ाई में एक बहुत तेज लड़का जो अपने 10th में और 12th में डिस्ट्रिक्ट के टॉपर्स में था, यानी कि टॉपर्स के लिस्ट में था, वो लड़का अपनी पढ़ाई को छोड़कर, मैंने पूरी तरह से पढ़ाई छोड़ी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी पढ़ाई चल नहीं रही है, मतलब पढ़ाई में जो तल्लीनता थी मेरी, उसे मैंने छोड़ा और फिर इस पेशे को अपनाया। ये मेरा विश्वास था जो मुझे आज यहाँ तक ले आया है, और उस विश्वास के पीछे की गई वो सारी मेहनत जो मैंने दिन और रात एक करके की है। क्या बात है। आप बिहार से हैं और जमुई डिस्ट्रिक्ट से हैं जी। एक सवाल बनता है यहाँ पे कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे थे, जब आपने ये निर्णय लिया होगा कि मुझे अब पढ़ाई के जरिए कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है, बल्कि अपने टैलेंट के दम पे, अपने एंकरिंग के टैलेंट के दम पे, अपने एक्टिंग के टैलेंट के दम पे कुछ बड़ा करना है, तो उस वक्त मतलब ये जो चेंज रहा होगा आपके परिवार पे नागवार गुजरा होगा, नो डाउट। आपके परिवार ने आपका साथ दिया या किसी भी तरीके से विरोध का सामना करना पड़ा? एक बहुत मुश्किल सफ़र होता है जब आप किसी अच्छी कर रही क्षेत्र में, जिसमें आप अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, उस क्षेत्र को छोड़कर कोई एक ऐसा पेशा अपनाते हैं जिसमें आपको फिर से शुरू करना होता है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर मैं कहूँ तो ये मेरे लिए कहीं से शुरुआत नहीं थी, बचपन के ही दिनों से जब मैं विद्यालय में था, विद्यालय से जो एनुअल फंक्शन हुआ करते थे या फिर खास अवसरों पर, जैसे 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर को होने वाले कार्यक्रमों में मैं शिरकत करता था। उस समय क्विज कंपटीशन, भाषण प्रतियोगिता होती थी, जिसमें मैंने हमेशा बोलने में फर्स्ट ही प्राइज जीता होगा। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि ये बोलने का हुनर मुझे लगता है पापा से मिला है। मेरे पापा गांव में होने वाले नाटकों में हिस्सा लिया करते क्या थे। बात है। उनकी आवाज़ गांव में सबसे बुलंद थी। बिल्कुल। जब उन्होंने एक रोल किया था महिपाल सिंह का, मैंने उनका पहला नाटक देखा था, वो शायद उनका आखिरी नाटक हो गया, क्योंकि उसके बाद गांव में उतने नाटक हुए नहीं, लेकिन उनके उस अदाकारी ने मुझ पर जो इफेक्ट डाला है, उस इफेक्ट का नतीजा आपके सामने इस सोफे पर बैठा हुआ है। क्या बात है, बहुत खूब। मतलब आपने ये साबित कर दिया कि जो प्रारंभिक पाठशाला होती है परिवार, उससे आपने बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल। 10वीं तक आपका गांव में बीता, उसके बाद आप पटना आए। पटना में आपने ये जो जर्नी शुरू करी एंकरिंग की, ये कैसे शुरू हुई? आपको पहला ब्रेक कैसे मिला? बहुत शुक्रिया इस सवाल के लिए। इस सवाल में मुझे काफ़ी मज़ा आएगा जवाब देने में, क्योंकि इसमें यादें जुड़ी होती हैं। 12 और 13 में पढ़ाई कर रहा था। 13 में जब मैंने इंटरमीडिएट किया, उसके बाद मेरे पास 1 साल का वक्त था कि IIT मैं कर सकूं या NIT तक भी पहुंच सकूं। लेकिन 12th में भी अच्छी मार्क्स आने के बाद मैं IIT के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। इसके बाद 2015 में मैंने डांसिंग शुरू की। अब वो इसलिए था कि मैंने राघव जुएल को देखा था, जिसे क्रॉकरॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। और उस समय का वक्त था जब मेरे पास एक छोटा सा फ़ोन था, और उसमें उनके वीडियो देखकर मैं लिटरली पागल हो चुका था। और अगले ही दिन मैं पटना के ही एक डांस क्लास में था। वहाँ पर मेरी मुलाकात मेरे गुरु अमर सर से हुई। 1 साल डांस सीखने के बाद उन्होंने मुझे अपना पहला ब्रेक दिया एंकरिंग के लिए, क्योंकि जिस समय मैं डांसिंग के वीडियोस देखता था, उसी समय मेरे मोबाइल में कॉमेडी के वीडियो क्लिप्स हुआ करते थे, जिसमें राजेश श्रीवास्तव, सुनील पॉल और बड़े हस्ती जो लाफ्टर चैलेंज में गए थे, उनकी मिमिक्री में देखा करता था, और मुझे थोड़ी बहुत मिमिक्री आनी शुरू हो गई थी। उसके बाद वो पहला ऐसा साल था 2016, जब मैंने उनके ही एकेडमी के लिए उनके वार्षिकोत्सव पर एनुअल फंक्शन में एंकरिंग की थी। वो मेरा पहला मौका था। ग्रेट। मतलब कैसा लग रहा होगा कि मतलब बेसिकली आप वहाँ गए थे डांस सीखने के लिए और आप वहाँ पे एंकरिंग कर रहे थे, मतलब ये कैसा लगा होगा आपको उस वक्त एक्चुअली? ये मेरे लिए बिल्कुल ही नया था, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी किसी शो को, वो भी पटना में आकर, कभी होस्ट नहीं किया था। थोड़ा सा डर था, हार्ट बीट बहुत तेज़ थी, और सबसे जो बुरा क्षण था मेरे लिए कि मैं अतिथियों का स्वागत कैसे करूंगा, ऐसे कौन से शब्द रखूंगा कि उन्हें ये फील होगा कि लड़का बहुत अच्छा कर रहा है। और इस तनाव ने उस पूरे शो में मुझे बहुत परेशान रखा। लेकिन मिमिक्री जो थी मेरी उस वक्त थोड़ी सी अच्छी थी, जिस वजह से पूरे शो का माहौल बहुत अच्छा बीता है। हम चाहते हैं कि हमारे इस शो का भी माहौल थोड़ा सा शानदार हो जाए आपके उन्हीं मिमिक्री के जरिए। हाँ बिल्कुल, मिमिक्री मैं
सारे इंडस्ट्री से करता हूँ, बॉलीवुड, भोजपुरी, साउथ और हॉलीवुड की डबिंग। तो मतलब किसी इंडस्ट्री को आपने छोड़ा नहीं, ये मतलब बिल्कुल छोड़ने वाली बात नहीं है, जहाँ तक आपकी कोशिश पहुँच सकती है। इवन कार्टून कैरेक्टर्स की भी मैं आवाज़ें करता हूँ। क्या बात है, क्या बात। लेकिन अगर बात की जाए मिमिक्री की, तो मिमिक्री में हमारे माननीय लालू यादव जी की मुलाकात एक महिला से हुई। एक प्रेस रिपोर्टर थी और आफी की तरह उनके एक न्यूज़ चैनल था, और उन्होंने लालू जी ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में, जैसा उनका अंदाज है, उन्होंने कहा, पूरा बिहार में हम जहाँ भी रैली किया हूँ, पूरे बिहार में अमर राज सक्सेना बबुआ जी हमारे साथ मंच पर रहे, हमारा उत्साह वर्धन किए, और हमारे बारे में कौनो गलत बोला मार देंगे, दो मुक्का तो नच के गिर जाएगा। हमारे पास महिला एक रिपोर्टर जिसे हमारी मुलाकात हुई, हमको देखी और एकदम देखते के साथ पगला गई, बोली कि Oh my God, oh my God, oh my God, my God, लालू जी, मैं बिलीव नहीं कर सकती, आप मेरे सामने खड़े हो। लालू जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। लालू जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हम बोले देखिए मैडम, ठंडी का समय है, फैन है तो गर्मी में आइएगा, क्या बात है। लालू जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा नाम फुलेश्वरी है और मैं संवाद कोलकाता से आई हूँ। बस यही जानना चाहती हूँ कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, बताइए ना लालू जी, प्लीज बताइए ना लालू जी, प्लीज 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 बताइए लालू जी, आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। हम बोले मैडम, जितना सवाल आप पूछी हैं सबका हम जवाब दिए हैं, और ये बताइए कि ब्याह नहीं हुआ है तो दोनों बेटा का यूट्यूब से डाउनलोड किए हैं। एक फन एलिमेंट था। भोजपुरी की जो इंडस्ट्री है उसमें एक कलाकार हैं आनंद मोहन, उनके उम्र तकरीबन 70 साल की होगी। भोजपुरी इसलिए बड़े पॉपुलर भी हाँ, है भोजपुरी इंडस्ट्री में, एक बड़ा नाम है भोजपुरी इसलिए ताकि अगर कोलकाता के ज़्यादा दर्शक इसे देख पा रहे हैं नहीं, तो कोलकाता में भोजपुरी वाले बहुत सारे लोग भोजपुरी देखते हैं एक्चुअली। हाँ, तो उन्होंने बोलना शुरू किया, आज का ये बूढ़ी आज सुना तानी की हुई संवाद कोलकाता पर अमर राज सक्सेना के इंटरव्यू आवता रे, हम तो कहा तानी टनी टीवी खोली, आज चैनलवा लगाई संवाद कोलकाता, ताकि अनुराग सर के संवाद अमर राज सक्सेना से देखल जाओ फेस टू फेस लाइव। अरे बाप। उधर से बूढ़ी ने रिप्लाई किया, भाग कर जाओ रहुआ के खाली ये कोई को चीजें सुझाना जी के खाली रहुआ है ने होने प्रोग्राम में देखा तानी, जौना दिन से हमरा के रहुआ भी हाँ करे ले बनी, एक दिन हमरा के कोनो प्रोग्राम में नहीं खेले के कोई नहीं हो। हम कहनी है ये बूढ़ी, तुमसे तो हम इतना प्यार करते हैं कि आसमान से चांद तोड़ के ला सकते हैं चांद। बुढ़िया बोली कि भाग महाराज, हाई चांद तोड़ के लाइबा तक करवा चौथ में कनियन सब आपके बाप का टकला देखेगी। क्या बात है, बहुत खूब। बॉलीवुड में बढ़ते हैं तो कुछ आवाज़ें जैसे कि बिग बी, महानायक अमिताभ बच्चन, जब पहले उनकी आवाज़ हुआ करती थी फिल्म शराबी में, तो बोलने का अंदाज़ थोड़ा सा अलग था, और अब जो केबीसी में आती है वो थोड़ी सी अलग है। तो उनके बोलने का अंदाज़ था, फिल्म शराबी से उनकी और ओम प्रकाश साहब की बात हो रही थी और उन्होंने बोला, मंसूर जी, देखिए मंसूर जी, क्या कि आज इस मैखाने में सबके सामने आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मीना सिर्फ हमारी हैं, और जब से हमने मीना को देखा है भाई साहब, मीना जो है वो हमारी बहुत अच्छी लगती हैं, और दिल से हम चाहते हैं कि मंसूर जी हमारी मीना से शादी होनी चाहिए, वरना आज आपको हम यहाँ से बर्खास्त करते हैं। मंसूर जी क्या कहना चाहेंगे आप? मंसूर जी ने कहा कि खुदार, ऐसा लगता है बड़े दिन बाद आज मैं खाने में आए हो, 4 जान चाहे हो, थोड़ी सी नशे उतरेगी और फिर बाद में कहोगे मुंशी जी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। बरखुरदार, हमें लगता है कि आपके घर जाने का वक्त आ गया है। मंसूर जी देखिए, ये बात आपने कही, बहुत अच्छा लगा मुझे। और अब जो आवाज़ आती है अमिताभ बच्चन जी की, वो केबीसी में है, थोड़ी सी भारी है, उम्र बदली है, तो उन्होंने अब बोलना शुरू किया। मतलब आपने दोनों पे अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है ना, मतलब अभी तो बिल्कुल नो डाउट, अभी नो डाउट जो आवाज़ आप अमिताभ बच्चन की निकाल रहे थे शराबी मूवी से, वो मतलब आई वाज लाइक कि मतलब लग रहा था अमिताभ बच्चन ही बोल रहे हैं। बाकी ये आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं इस पर मेहनत हमेशा करता हूँ और करता ही रहूँगा। खैर, केबीसी के अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ ऐसी है कुछ लगभग। नमस्कार देवियों सज्जनों,
आज संवाद कोलकाता के इस खास कार्यक्रम में एक ज़िंदगी की में अमरराज सक्सेना जी आए हैं और उनके साथ कंपेनियन के रूप में अनुराग दांगी जी हैं। बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। देवी सोचना तालियां बजती रहनी चाहिए अनुराग दांगी जी के लिए। और ये आज का सफ़र बहुत ही सुहाना होने वाला है क्योंकि कई सारी बातें होने वाली हैं और ढेरों सारी धनराशि जो है वो जीतने का मौका वो आपको मिलने वाला है। अनुराग जी आपके सामने 4 सवाल होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे सबके और चारों सवाल का जवाब देकर आप पूरे 1 करोड़ रुपये जीत सकते हैं। पहला सवाल 1000 रुपये का है, दूसरा 1 लाख का है, तीसरा 1 करोड़ का है और चौथा सवाल 7 करोड़ का है। ये बहुत अच्छा मौका है कि आप अपने आप को आज करोड़पति बना सकते हैं। क्या बात। तो एक बार फिर से देवी सजनों ब्रेक का वक्त हो चला है और हुटर बजते ही आज का गेम समाप्त होगा। लेकिन अमरराज सक्सेना और अनुराग दांगी जी ऐसे ही खेलिए और ढेर सारे धनराशि आप यहाँ से जीत के जाए, यही शुभकामनाएं। एक बार फिर से प्रणाम और तालियां बजती रहनी चाहिए देवी सजनों अनुराग दांगी और अमरराज सक्सेना जी के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन। क्या बात है, बहुत शानदार। बॉलीवुड में हमारे एक फेवरेट अभिनेता हैं जी। और उनका नाम है किंग खान, किंग खान, शाहरुख खान। तो उनकी भी 2 आवाज़ हैं। क्या बात। तो पहले जो वो बोला करते थे वो और अभी की मैं मिलाते हुए बोल देता हूँ। एक डायलॉग पूरा मैंने रखा है आपके आज के इस कार्यक्रम के लिए। हे सोनिया, हे सोनिया, पता है सोनिया, लोग मुझे यूँ शाहरुख खान कहते हैं लेकिन तुम्हारे लिए मैं सिर्फ तुम्हारा छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा। हमारे वहाँ इस बार वैलेंटाइन पे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अरे जब किसी लड़की को देखता था किसी से बातें करते हुए, किसी के साथ घूमते हुए, तो मुझे इतनी याद आती थी, इतनी कि मैं कुछ कह नहीं सकता। पता है सोनिया, जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ। इसे प्यार को पागलपन क्या मेरे दिल की धड़कन ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि इस दुनिया की बड़े में कोई तो है। हाँ कोई तो है जो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो कोई और नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा अमर है। इसलिए आज इन सबके सामने, आज संवाद कोलकाता के इस लाइव इंटरव्यू पे मैं सबसे बस एक ही बात कहता हूँ कि तेरा पहली बार मुझसे मिलना, थरथराते होठों से मुझे चूमना और फिर मैं ज़िंदगी से रूठ कर दूर चले जाना। अरे नहीं भूलूंगा मैं जब तक अजान। थैंक यू। ओके, सो बॉलीवुड में अब थोड़ा सा हम फन करने वाले हैं, यानी कि थोड़ा सा हंसने वाले हैं। बाबू राव गणपत राव आपटे का किरदार निभाने वाले परेश रावल को क्या बात। जब ये पता चला कि उनकी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है तो सुनील शेट्टी ने उन्हें जाकर ये बोला कि बाबू भैया आपकी, अब उनके ही अंदाज में बोल दूं तो और अच्छा लगेगा, बाबू भैया चबाता हूँ पान, खाता हूँ लट्टे, लोग मुझे प्यार से कहते हैं सुनील शेट्टी। अगर किसी ने भी पान खाकर धरती पे धोखा तो मैं उसको जान ले लूँगा क्योंकि धरती मेरे माँ है। बाबू भैया लगता है आपको बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। और एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि आपके गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है और आपको वहाँ पे जाकर उसे रोकना चाहिए ना बाबू भैया। आप जाते क्यों नहीं बाबू भैया, आपको जाकर उसे रोकना चाहिए था। बाबू राव ने रिप्लाई दिया, क्यों देवा, ये चाला साला मेरा नाम है बाबू राव, कहाँ फंसा आप? ये चाला ये साला मेरे को भी पता, उसका शादी हो रहा है बाबा ये, लेकिन अपन साला बाटली मारेगा। ये बाटली ला के ये सारे बाटली रख के दे रहे देवा। बाबू भैया लगता आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लगता कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा आपको। ये देवा, उसने अपने हाथों में मेहंदी लगा रखी थी, हमने भी चाला उनकी डोली उठा रखी थी, हमें मालूम था वो निकलेगी बेवफा, इसलिए हमने उनकी सहेली पहले पटा रखी। खैर ये तो रही मिमिक्री की बात, और सचमुच में मिमिक्री आपकी बहुत ही शानदार है। मैंने सुना है कि सर आप डबिंग भी करते हो मूवीज वगैरह की, तो ये क्या है और कैसे? देखिए, मैं अगर सच कहूँ तो अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हुई है। मुंबई में हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि आप कर सकते हैं, आपकी आवाज़ बिल्कुल ऐसी है कि जब आप बोलते हैं तो ऐसा फील होता है कि किसी को डब कर रहे हैं आप। अब मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन हाँ दर्शक जरूर बताएंगे, या आप भी बता सकते हैं कि ये कोशिश मेरी कैसी है, क्योंकि इसे मैंने अभी शुरू किया है। तो हॉलीवुड की फिल्में जब भी हम देखते हैं, कोई फैंटेसी मूवी आप इमेजिन कीजिए और उस फैंटेसी मूवी में बात करने वाले 2 किरदार इंग्लिश में बोल रहे हैं और उसे डब कर रहा कोई भारतीय है। अब उसकी आवाज़ बदलती है तो इस तरह से शानदार बातें चलती हैं आपस में।
ओह हैरी, हाँ तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या तुम वो जानते हो एक खजाना? हाँ बिल्कुल, उस खजाने की बात कर रहे होगे जिसके बारे में तुम्हारे पिताजी ने लिखी थी। हाँ बिल्कुल, मैं उसकी ही बातें कर रहा हूँ। क्या तुम्हें वो पता है वो खजाना किसका है? मुझे नहीं लगता कि उसे तुम्हें जानना चाहिए, वो बहुत खतरनाक है और कुछ भयावह भी। क्या तुम उसके बारे में जानना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो मेरा सपना था। मेरी माँ ने बताया था कि उसके बारे में जानना ही मेरा आखिरी मकसद होगा। क्या तुम उसके बारे में बताने से कतराते हो या फिर डरते हो? देखो, मुझे लगता है तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो एक खजाना था जिसे मेरे पिताजी ने लिखा और छुपा दिया था उसे एक तह में। शायद वो समुद्र रहा होगा, लेकिन उसके अंदर जाना बहुत मुश्किल है। ओह, फिर तो तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। देख लो सारे मिलकर इसे, ये हमारा वक्त जाया करना चाहते हैं। कोई और है जो उस खजाने के बारे में मुझे बताएगा? तब तक एक राक्षस की एंट्री होते, वो बड़ा भयंकर आवाज है उसका, लाइक दैट। हाँ, तुम दोनों बदबूदार भेड़िए, वो खजाना सिर्फ मेरा है। क्या उसके बारे में बात करने वाला कोई और चिंगू पिंगू टिंगू है यहाँ पर? ओ, तुम बदबूदार भेड़िए, तुम्हारा खून मुझे चूसने में बहुत मजा आएगा। ओह हैरी, मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हाँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा और तुम इसी के लायक थे। शुक्रिया। क्या बात है, बहुत ही शानदार। यू आर वर्सेटाइल, यू आर मल्टी टैलेंटेड एक्चुअली। बहुत सारे ऐसे भी इंडियंस हैं जिन्हें हॉलीवुड की मूवीज देखना पसंद नहीं, मतलब वो साउथ की मूवीज देखना ज्यादा पसंद करते हैं। एग्जैक्टली। तो साउथ की मूवीज जब देखना पसंद करते हैं तो नो डाउट वो भी हिंदी में, तो साउथ मूवीज की डबिंग कैसे होती है, इस पे आपने क्या काम किया है? ये मैं करता हूँ, इसे कहना बिल्कुल गलत होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे उस लेवल पे मैं करूँ ताकि आगे मुझे भी डबिंग इंडस्ट्री से काम मिल सके। और अगर आपने किसी भी साउथ स्टार को अपना कभी रोल मॉडल माना हो, या तो अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, NTR, रामचरण तेजा, प्रभास, बहुत सारे हीरो हैं इस लिस्ट में, तो उनकी जो डबिंग की आवाज़ आती है पहले उसे स्टूडियो में डाला जाता है, लेकिन जो रियल वॉइस उनके डबिंग आर्टिस्ट डालते हैं वो लगभग ऐसी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपना बेस्ट कर सकूं। एक सीन किसी भी फिल्म का हो, ये डायलॉग्स। ये सूर्य की अदालत है, यहाँ आने वाला जाने वाला और आदमी बस मेरी ही इजाजत से आएगा और मेरी ही इजाजत से जाएगा। तुम उसके भाड़े के टट्टू हो, लेकिन मैं जंगल का वो शेर हूं जिसने एक बार जंगल में कदम रखा तो फिर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली, और तुम्हारे रहते मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ है मानो। क्या बात है, क्या बात है। मतलब वर्सेटाइल, अमेजिंगली ऑसम यार, मतलब शानदार, मजा आ गया। आप बिहार से हैं और उसमें से भी जमुई डिस्ट्रिक्ट से, तो बिहार में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि अगर कोई इंसान यहाँ पे पैदा हुआ है तो उसके माइंडसेट में ये चीजें भर दी जा रही है कि तुम बड़े होकर के सरकारी नौकर बनोगे। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, और जब आपने ये सोचा होगा कि मैं लिख से हट करके जाकर के कुछ और चीजें करूंगा, किसी और तरीके से अपने टैलेंट के दम पे करियर बनाऊंगा, तो आपके साथ कहीं ना कहीं विरोधाभास हुआ होगा आपके परिवार वालों का। उसे कैसे आपने हैंडल किया? ये बात आपको मैं आज खुल के बताता हूँ और इस बात को आप रिलेट कीजिएगा किसी भी और स्टूडेंट से जो ऐसा कुछ करना चाहते हैं, या किसी भी इंसान से, कि परिवार बाद में होता है। सबसे पहले गांव वाले और उनके रिश्तेदार होते हैं, उसके बाद परिवार वाले आते हैं। क्योंकि परिवार वालों पर, यानी आपके मम्मी पे, आपके पापा पे, आपके घर वालों पर ये दबाव डाला जाता है कि आपका बेटा कुछ करेगा नहीं, क्योंकि वो लिंक से हट चुका है। और इस बात को मैंने बहुत मुश्किल से फेस किया। कभी कभी मैं रोया भी हूँ, गांव में दहाड़ दहाड़ के रोया हूँ। कभी कभार ऐसा भी मेरे साथ हुआ है और सब ने मुझे ताने मारे। लेकिन आज जब पेपर में मेरा नाम आता है तो पापा देखते होंगे तो मुझे लगता है शायद उनको गर्व महसूस होता होगा। नो डाउट, अपने बच्चों की सफलता अगर कोई भी बाप देखेगा तो उसे अच्छा ही लगेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सफल हो चुका हूँ, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। जिसकी पहली सीढ़ी, मैंने ये कह सकता हूँ कि जिसकी पहली सीढ़ी ये थी कि मैंने कुछ स्टेजेस करने शुरू किए। आज मेरा पूरा रूम
अवार्ड से भरा हुआ है। जितने भी रूम में जगह है हमारे, उसमें अवार्ड भरे हुए हैं और इतने अवार्ड अब और मिल रहे हैं कि अवार्ड्स को पीछे रखना पड़ रहा है। ये मेरी सफलता की एक छोटी सी निशानी है और इसे देखकर कहीं ना कहीं मम्मी और पापा खुश भी होते होंगे। अर्निंग भी थोड़ी सी अच्छी होने लगी है और अभी तो मोटो बहुत बड़ा है, टारगेट बहुत बड़ा है। उस लक्ष्य को पाने के लिए मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को और भी अच्छा से अच्छा बना सकूं, अपना बेटर वर्जन हमेशा तैयार कर सकूं। क्या बात है। मतलब यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि आप जो कुछ भी करना चाहें कीजिए। सरकारी नौकरी के लिए शुरुआत में लोग आपको पुश जरूर करेंगे, लेकिन जैसे ही आप लिख से हट करके काम करने की कोशिश करेंगे और आप उसमें एक मुकाम को पालेंगे और सबसे बड़ी बात बिहार में पैसे कमाना शुरू कर देंगे और नाम कमाना शुरू कर देंगे, तो हमें लगता है सब साथ आ जाते हैं। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ। आज आपके माँ बाप आपके साथ हैं, आपकी सफलता पे, आपके तरक्की पे कहीं ना कहीं वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे मम्मी पापा कभी मेरे खिलाफ ही नहीं हुए। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि तुम ये मत ही करो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इस बात तक इस मामले में आप बहुत लकी रहे। हाँ, मतलब एक होता है कि पूरे घर वाले आपको पूरी तरह से ये रोकते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हें करना ही होगा, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने कभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि तुम्हें ये करना ही होगा। बस वो हमेशा दूसरों से बातें करते होंगे, मुझे लगता है कि, और मुझे कहीं कहीं से पता भी चलता है कि दूसरों के पास जब वो बैठते हैं तो ऐसी बातें करते हैं कि यार पता नहीं क्या करेगा, आगे बढ़ भी पाएगा या नहीं बढ़ेगा, हम क्या ही कर सकते थे। हमने जितना हो सका पेट काट के उसको पटना में पढ़ाया लिखाया, जितनी चीज़ें हो सकी उसके लिए की हैं। तो अब मेरा ही दायित्व बनता है कि मैं अपनी कलाकारी से या मैं अपने प्रोफेशन से अपना नाम ऊंचा करके और अच्छी अर्निंग करके उन्हें ये दिखा सकूं कि जितना आप मुझे कमाने के लिए बोल रहे थे एक सरकारी नौकरी से, उतना मैं महीने का खर्च कर रहा हूँ। क्या बात है। ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। जब आप इस चीज को पार कर लेंगे, इस चीज को हासिल कर लेंगे, तो नो डाउट आपके माँ बाप आपसे बेसिकली चाहते क्या है। जैसे आजकल के जो यूथ्स है वो बेसिकली होता क्या है कि वो परेशान हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि उनके माँ बाप तो उनके साथ ही नहीं है, बट दरअसल ऐसा नहीं होता है। हमें लगता है कि माँ बाप सिक्योरिटी चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि हमारा बेटा सुरक्षित रहे, वो किसी रूप से पैसे कमा रहा हो, किसी रूप से नाम कमा रहा हो, मतलब अपने लाइफ में सेट हो, यही चाहते हैं। आपके साथ जैसे ही ऐसा हो जाता है सब साथ आ जाते हैं। हाँ, हर एक माता पिता को ये चिंता होती है कि उनका बच्चा अपना करियर सेट कर ले, एक अच्छी सी लड़की देख के उनकी शादी हो और फिर धूमधाम से विवाह करा के ऐसा लगता है गंगा नहाना चाहते हैं। मतलब अब यहाँ पे ये सवाल बनना लाजमी है कि एक अच्छी सी लड़की देख करके आपके लिए लड़कियां देखी जा रही हैं। मैंने अपने आप को इतना ग्रूम किया है, आज जो ये चेहरा आपको और मेरे बदन का कलर गोरा दिख रहा है, ये एक समय बहुत सांवला था, इवन कोयले से भी काला, उतना भी नहीं लेकिन हाँ मैं बहुत सांवला था। 2015 से मैंने अपने आप को ग्रूम करना शुरू किया। 2016 तक आते आते मेरे शरीर का और चेहरे का टोन हल्का हल्का जिम की वजह से निखरना शुरू हुआ और आज वो वक्त है जब मैं अपने पुराने फ़ोटोज़ फेसबुक पे देखता हूँ तो मुझे खुद ही यकीन नहीं होता कि वो इंसान मैं खुद हूँ। यहाँ पे जैसा लगा कि आपने सवाल को टालने की कोशिश करा है, बट हम वहीं रहेंगे। अभी आपने बोला था कि माँ बाप एक अच्छी सी लड़की ढूंढ दे, आपके लिए माँ बाप ढूंढ रहे हैं या आपने ऑलरेडी ढूंढ रखा है? हाँ, शायद ये सवाल के जवाब के बाद कई सारी लड़कियों का दिल भी टूटेगा, क्योंकि कई सारी लड़कियों का क्रश आप पे होगा। देखिए, पहले मैं आपको अपनी फैमिली और बैकग्राउंड से रूबरू कराना चाहूँगा, ज़रूरी भी है। जितनी बड़ी टेबल पे हम बैठकर ये बातें कर रहे हैं, इतनी ही बड़ी हमारी दुकान हुआ करती थी दादी की। पापा कहते हैं कि बहुत मुश्किल से उनका वक्त गुजरा है, बहुत मुश्किल से। आप समझ सकते हैं टेबल कितना होगा, ये 4x3 होगा मैक्सिमम, और इसी आकार के दुकान से दादी ने शुरू किया था। फिर पापा की बहुत कम एज में शादी हुई है। मेरी मम्मी अभी भी आप देखें तो मेरी मम्मी को कोई मेरी मम्मी नहीं कहता। लोग सोचते हैं कि हम दोनों भाई बहन होंगे, मेरी बड़ी दीदी है 5-7 साल की बड़ी होगी, ऐसी मेरी मम्मी उनकी भी बहुत कम उम्र में ही शादी हुई, क्योंकि उसमें परिस्थितियाँ ऐसी रहीं। और फिर मम्मी ने घर को इतने अच्छे से संवारा, इतने अच्छे से सजाया कि पापा को उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। और आज हमारा दुकान गांव में जो है वो एक मल्टी स्टोर दुकान है, वहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं। एक औरत या फिर एक पुरुष जितनी भी चीज़ें धारण कर सकता है श्रृंगार के साथ, वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं हमारे दुकान में। तो इस
तरह से जब आप आगे बढ़ते हैं मुश्किलों को देखते हुए, तो आप एक ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहते समाज में जिससे कि आपके माता पिता का सर नीचा हो। और हमारे गांव में इस बात की मेंटलिटी अभी तक है कि अगर आपने अपने से लड़की चुनी, यानी अपना लव लाइफ चुना, तो फिर लोग ताने मारेंगे। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि जिस नाम को बनाने में, यानी अमर राज सक्सेना को बनाने में मुझे 5 साल कम से कम अभी तो लगे ही हैं, अभी और भी मेहनत करनी है, तो उसे बस एक लड़की के लिए मैं नीचा गिरा दूँ। क्या बात है, मतलब अपने करियर को लेकर के आप इतने अधिक सिंसियर हैं। एक सवाल यहाँ बनता है कि जब आप शुरुआत किए होंगे तो ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि बड़े लंबे समय तक आपको स्ट्रगल करना पड़ा होगा, बड़े लंबे समय तक आपको कोई भी ब्रेक नहीं मिल रहा होगा। मतलब वो पहला ब्रेक जब आपको मिला तो कैसा लगा? जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, दिन बहुत मुश्किल से गुजरते हैं। आज की बात अलग हो चली है, लेकिन जब मैं पहले शोज़ करने के लिए मुझे जमुई के ही आसपास के इलाकों में बुलाया जाता था, उसमें रात भर के शोज़ हुआ करते थे। मतलब आपने अगर 8 बजे स्टेज पर हाजिरी लगाई है तो आपको सुबह 5 बजे स्टेज से उतारा जाता था। और जाने का साधन क्या था, मेरे पास मतलब कभी कोई पैसे नहीं होते थे, तो मैं बिना टिकट के ही चला जाता था। ये मैं झूठ नहीं, ये नहीं कि मैं मतलब सच में मतलब मैं अपनी पॉपुलैरिटी बटोरने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा इसमें कोई नहीं है, कोई मजाक नहीं है, मैं सच में। और फिर वहाँ स्टेशन पे उतर के मैं ऑटो लेके उस गांव का उससे पूछ के फोन, और फिर वहाँ ऑटो से पहुँचता था, और वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये, कभी मैक्सिमम अगर खुश हुए तो 500 रुपये देते थे। और वो सुबह तक काम करने के बाद 500 मिलना बहुत बड़ी खुशी होती थी कि उसने वो पैसा मैं कलाकारी से कमा के लाता था, मैं अपने टैलेंट से कमा के लाता था। और जब पटना में शोज़ मिलने शुरू हुए, पहली बार मुझे एक प्रोफेशनल शो के लिए किसी ने 2000 रुपये दिलवाए, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा पैसा था। 2000 रुपये मिल रहे हैं और सच में एकदम दिल को सुकून मिल रहा था कि आज मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। जैसे आप मुझे आज एसी में बिठा के इंटरव्यू ले रहे हैं, वो वक्त था कि मैंने पहली बार किसी एसी हॉल में अपने आप को रिप्रेजेंट किया था एज एन एंकर, और एसी कमरा भी मिला था मुझे ठहरने के लिए। क्या बात है। मतलब बहुत खुशी मिली थी, और वो खुशी अभी आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं। सीरियसली वो बहुत बेहतरीन खुशी थी। आज की तो ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है, कार में बैठिए, फिर स्टेज पे जाइए, 3 घंटे शोज़ कीजिए, और फिर आप अपने होटल पे होते हैं। आप अब ज़िंदगी आम हो गई, लेकिन वहाँ से यहाँ का सफ़र बहुत सुहाना है। हाँ, नो डाउट। मतलब यहाँ पे एक सवाल और जुड़ना चाहिए जी। जैसे कि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे तो कई बार ऐसा लगता होगा आपको कि अगर कुछ नहीं हुआ तो, चीज़ें बड़ी नहीं हुई तो, ये आत्मविश्वास कभी कभी डगमगाता होगा। तो उस वक्त कैसे खुद को चार्ज अप करते होंगे, कैसे खुद को मोटिवेट करते होंगे? सबसे बड़ी मोटिवेशन मम्मी है। क्या बात है। मतलब उन मम्मी को मेरे थायराइड है, तो थायराइड का जो मैंने जनरल देखा है कि कितना होना चाहिए, वो 0 से 4 के बीच में लाया करता है, और मेरी मम्मी को 128। आप समझ सकते हैं कितना गुना ज़्यादा है। उस थकान में उनके कमर में दर्द रहता है, उनके गर्दन में दर्द रहता है, फिर भी पूरा दुकान संभालना, पूरे घर को संभालना, सबके लिए खाना बनाना, एवरीथिंग वो करती हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरी मम्मी से ज़्यादा मैंने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष किया है, और अगर मुझे संघर्ष करना पड़ा तो फिर भी मैं अपने आप को छोटा ही समझूंगा, क्योंकि जब एक माँ मेरे लिए, मेरे ज़िंदगी को संवारने के लिए, मेरे भविष्य को सुधारने के लिए इतना कुछ कर सकती है, तो मैंने उनके लेवल में कुछ भी नहीं किया है। कोई संघर्ष की इस सीमा को मैं बहुत छोटा समझता हूँ उनके रिस्पेक्ट में। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही आपने। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है कि मतलब जब इतने स्ट्रगल के दौर से आप गुजरे होंगे तो कोई एक ऐसा मोमेंट जरूर रहा होगा जो आपके लाइफ के लिए मतलब बहुत ही यादगार रहे, मतलब उसे आप कभी भी भूलना ना चाहेंगे। यादें बहुत सारी होती हैं जो आपके साथ बहुत अच्छा गुजरती हैं। ये पहली बार हुआ था जब मुझे एक चैनल के लिए रियलिटी टीवी शो को होस्ट करने के लिए बुलाया गया था। मेरा पहले से ही सपना था, जब से मैं राघव को देखा, उसी शो से देखने के बाद मुझे लगा था कि मैं एक दिन किसी टेलीविज़न शो को होस्ट करूँगा, और वो मौका मुझे जब मिला, मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हुई। मैं पहली बार एक हवाई जहाज़ पे बैठ रहा था। आज तक मेरे मम्मी पापा नहीं बैठे हैं, इवन अभी तक नहीं बैठे हैं। उनके लिए ये अभी तक एक सपना है। मैं बिल्कुल लगा रहूँगा कि मैं अपने आप को इतना बड़ा बनाऊँ, इतना उनके सामने
प्राउड फील कराऊं उनको, कि उनको ये लगे कि मेरा अमर मेरा बेटा है, और उनको बहुत प्राउड फील हो। तो वो सबसे अहम दिन था जिसे मैं बिल्कुल नहीं भूलना चाहूँगा। वो 24 दिसंबर 2019 की बात है, जब मुझे पहली बार टेलीविज़न शो के लिए एक नेशनल टेलीविज़न ने ऑफ़र किया था। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही आपने कि आप अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाने के लिए हर प्रयास करेंगे, हर कोशिश करेंगे, मेहनत जी जान से करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। खैर, अभी चलते हैं सीधे सीधे आपके करियर से संबंधित सवाल। एक गाना आपका बहुत वायरल हुआ था, वो गाना हम बिहारी करके आपने पार्ट 1 पार्ट 2 भी रिलीज़ किया था। मतलब जब वो गाना बना रहे थे तो क्या आपको लगा था कि ये इतना अधिक वायरल हो जाएगा? पहला जो पार्ट था उस वक़्त उसकी बिहार के बारे में कही गई शायरियाँ इतनी अच्छी रही कि उस गाने ने व्हाट्सएप पे अपने आप को वायरल किया। इस बार मैं यूट्यूब पे कर रहा था, मैं प्रोफेशनल सिंगर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं गा लेता हूँ, ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि चलो उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि तुम एंकर हो, और एक एंकर को लोग समझते हैं कि वो मल्टी टैलेंटेड होता है, मतलब स्टेज को किसी भी सिचुएशन में हैंडल कर सकता है। तो ठीक है, कई एंकर्स ऐसे होते हैं जो डीजे बजा के लोगों को वार्म अप करवाते हैं, तो मैं गा के वार्म अप करवा देता हूँ। मैं वैसे ही गाने गा सकता हूँ जिसमें लोगों को डांस करने में मज़ा आए। तो मैंने एक ऐसे ही तर्ज पे जो डांस के गीत था उसके तर्ज पे मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी। मैंने सोचा इन पंक्तियों को बोलने से अच्छा है कि इसको गा के करते हैं, और गाने के बाद सोचा कि वीडियो क्रिएटिव बना लेते हैं। अब ऐसी लिरिक्स बिहार के बारे में कई सालों बाद आई थी, और इसके पहले भी अगर एक ऑडियो हिट हुआ था तो वो ऑडियो भी मेरा ही था, जिसके बारे में मैंने बिहार के बारे में बहुत सारी पंक्तियाँ कही थी। उस ऑडियो को भी बहुत ज़्यादा वायरल किया गया था। तो ये गाना गलती से हिट हो गया। मतलब कैसा लगा होगा जब आपने देखा होगा कि मिलियंस में इसके व्यूज़ गए, तो आपको कैसा लगा होगा? बहुत खुशी होती है, क्योंकि सबको गर्व होता है और सभी कहते हैं कि हम बिहारी सब पे भारी होते हैं। ये बहुत ही सुखद था मेरे लिए। दो लाइन उस गाने का यहाँ पे गुनगुनाना चाहेंगे आप? हाँ, उसके अंतरा में बिहार के बारे में बातें कही गई है। इस माटी की कोख में जन्मे कितने ही महान हैं, शारदा सिन्हा सुर की रानी और बिस्मिल्लाह खान है, रामधारी दिनकर की रचना भूला ना संसार है, विद्यापति मिथिला की शान और मांझी का पहाड़ है, पटना साहिब की माटी में गुरु गोविंद की याद है, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, चाणक्य की कूटनीति ने राजनीति सिखलाई थी, आर्यभट्ट के जीरो ने एक नई राह दिखलाई, क्योंकि हम बिहारी सब पे भारी करते दिल से यारी, ये कहती दुनिया सारी। वाह, क्या बात है, बहुत ही शानदार। एक आखिरी सवाल आपसे, आप अपने आप को आज से 5 सालों बाद कहाँ देखते हो? क्योंकि आपने अभी बताया कि ये जो सफर है वो पिछले 5 सालों का है, अगले 5 सालों में आपको क्या लगता है आप कहाँ रहोगे? जो मेरा सपना है वो मुझे मिलना शुरू हुआ है, यानी कि मैंने अपने आप को एक एंकर के रूप में स्थापित किया, लोगों ने मेरी एंकरिंग का स्टाइल को पसंद करना शुरू किया, और अब मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे शोज़ में एंकरिंग के लिए बुलाया जाता है। बट ये वो पायदान नहीं है जो मेरी ज़िंदगी है, और हर एक का मोटो होता है कि वो जिस पायदान पे है उससे और आगे जाए। Exactly. तो मैं बिल्कुल, जो हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्री है बॉलीवुड, वहाँ पहुँचना चाहूँगा, और अपने आप को आईफा जैसे बड़े अवार्ड शो में होस्ट करता हुआ देखना चाहूँगा कि हमारे सामने सारे सेलिब्रिटीज़ मौजूद हों, और उनकी मौजूदगी में मैं अपने शब्दों को रखकर सारे सेलिब्रिटीज़ को एक एक करके मंच पर बुलाऊँ, उन्हें आमंत्रित करूँ, और मैं खुद एक सेलिब्रिटी उस वक्त रहूँ। क्या बात है, क्या बात है। क्या हम आपके इस कमिटमेंट को एक जिद मान सकते हैं? क्या ये आपके ज़िंदगी की सबसे बड़ी जिद होगी? बिल्कुल, ये हमारे जिद है, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमें बस इतना ही कहा है कि जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल कभी तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना अंधेरों में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही शानदार रही ये बातचीत, बहुत ही शानदार रही ये गुफ्तगू, मज़ा आ गया आपसे बात करके। अब एक
अंतिम चीज लाइक हमने देखा है आपको कुछ वीडियोस में कि आप नाक से गिटार बजाते हैं, मतलब हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी अपनी ये कला जरूर दिखाएं। ये बहुत अद्भुत है क्योंकि आप अपनी नाक से गिटार बजा रहे हैं या सितार की आवाज निकाल रहे हैं, तो ये मिमिक्री से भी अलग एक टैलेंट है, या आप इसे एक अलग तरह का ही टैलेंट कह सकते हैं। आप वर्सटाइल है, ऑलरेडी मैंने बोल रखा है, आप मल्टी टैलेंटेड है, तो बिल्कुल सी बात है, एक अलग प्रकार की ये टैलेंट है। तो ये नाक से बजती है। और आज एक मैंने गाना, चूँकि मुझे मेरे सबसे फेवरेट सिंगर किशोर दा हैं, मैं उनके गाने बहुत सुनता हूँ और उन्हीं का गाया हुआ गाना है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तुम, तो उसी को प्ले करते हैं आज। क्या प्लीज क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। मतलब हम चाहेंगे कि कोई और एक गाना आप इस गिटार के ट्यून पे नाक से बजा के सुनाते तो और अच्छा, एक और कोई गाना, मतलब मजा आ जाता है। मैं इस गाने पे बहुत रियाजी हूँ, ये गाना रश के कमर का है, तो ये गाना आपके लिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही शानदार। ये टॉक बहुत ही अमेजिंग रहा। आई रियली लव टॉकिंग टू यू। बस अंत में चाहेंगे कि कोई मैसेज जो आप दर्शकों को देना चाहें, युवाओं को देना चाहें अपने तरफ से। बिल्कुल, मैं सभी के लिए एक संदेश जरूर देना चाहूँगा कि कभी भी परेशानियों से मत घबराइए। आपके ज़िंदगी में 4 पैसे भी ना हो तो भी अपने मंजिल की तरफ बढ़ते जाइए, क्योंकि मंजिल सिर्फ उन्हें ही मिलती है जो अपनी सारी परेशानियों को भूलकर बस लक्ष्य की ओर केंद्रित होता है। मैं ये भी बिल्कुल नहीं कहता कि मैं अपने लक्ष्य को पा चुका हूँ, लेकिन हाँ, अगर कोशिश करता रहूँगा और मेरा फोकस हमेशा अगर अपनी मंजिल की तरफ रहा तो मैं एक दिन अपने उस बड़े अचीवमेंट को, अपने उस बड़े गोल को ज़रूर पा सकूँगा। तो बस संघर्ष करते रहिए, क्योंकि जीत उसी की होती है जिसकी जिद होती है। Thank you so much. Thanks a lot for being in this show. Thank you so much. It was really so much inspiring. I'm sure कि दर्शकों को ये बहुत ही अधिक इंस्पायर करने वाला है, दर्शकों को ये बहुत ही अधिक आनंदित करने वाला है। I'm sure कि दर्शक जब इस शो को देखेंगे तो अपने आप को आपसे कनेक्ट कर पाएंगे और उनके लाइफ में भी अगर कोई जिद होगी तो उसे फॉलो करेंगे। आज के इस एपिसोड में यहीं पे हम छोड़ेंगे आप सभी को। आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ थे अमरराज सक्सेना, और आपने देखा कि अमरराज सक्सेना जी ने कैसे आप सभी को खुद से जोड़ के रखा और बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिसने निसंदेह आपको बहुत ही अधिक प्रेरित किया होगा। तो आज के एपिसोड में यहीं पे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। हाँ, जिद कहानी जिंदगी की में, और अगले एपिसोड में फिर होंगी बातें किसी और शख्सियत से जिन्होंने अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा हासिल किया है। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।